ये समझ लिया जाता है कि अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, अब हम डिसाइड करेंगे कि ये उन माँ बाप से जिन्होंने इस बच्ची को जन्म दिया, पाला पोसा, जवान किया और शादी करके आपके हवाले किया, अब हम डिसाइड करेंगे कि ये उनसे मिल सकती है, किस फ्रीक्वेंसी पे मिल सकती है, कब मिल सकती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। Dishonesty is another really big factor. मुझसे अगर कोई पूछे, there are 3 very important behaviors that will keep a marriage happy over long term. It will keep the intimacy, it will keep the excitement, it will keep the affection very strong between two people, and that is 100% honesty, authenticity, transparency, which means कि you're not hiding anything, and then the ability to be vulnerable, कि अपनी कमज़ोरियाँ, अपने weakest points आप अपने पार्टनर को शेयर कर सकें, दिखा सकें। These 3 are golden rules of relationship. अब इसके opposite क्या है कि if you are dishonest in a relationship, ये रूट से खोखला कर देती है रिलेशनशिप को, और जब ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है एक मैरिज में से तो फिर कुछ भी नहीं बचता। आई अंडरस्टैंड कि लोग 20-20, 30-30 साल मैरिजेस चला लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी नहीं होता, ना ट्रस्ट, ना रिस्पेक्ट, ना लव, ना अफेक्शन, बस एक अजाब होता है। और इस यहाँ पे मैं ये भी कहती चलूँ, मैं बहुत से लोगों से ये सुनती हूँ, जब मैंने एक दफ़ा आई रिकॉर्डेड अ शो ऑन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इन मैरिजेस, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई स्पोक टू सेड वेल मैरिज इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। ये किसने आपसे कहा है? ये बातें हर कोई एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है क्योंकि सब यही बातें कर रहे हैं। अगर हम अपने क्रिएटर से, जिसने इंसानों को बनाया, जिसने रिलेशनशिप्स को बनाया, जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहता है कि मैरिज सकीना का जरिया है, इट्स अ सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट एंड पीस। दैट इज व्हाट द क्रिएटर इज सेइंग। आपने क्रिएटर की बात को सुनना है या आपने उन लोगों की बात को सुनना है जिनकी ना खुद अच्छी मैरिजेस हैं, ना उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं, लिहाजा आपको भी वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट दिस एज द ट्रूथ because this is what majority is experiencing. Just because majority is experiencing something does not mean that it is the truth. No, you should aspire for something better and higher. और वो आपको कुरान आपको वो तरीका भी समझा रहा है। ये जो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप देखें, ये तमाम हमारी इखलाकियात में आती हैं। अफसोस यही है कि इस्लाम जो बेहतरीन इखलाकियात का सयाको सबाक था, करिकुलम था, उसको हमने रिड्यूस करके चंद रिचुअल्स पे ले आए हुए हैं, और वो रिचुअल्स हम प्रैक्टिस करके समझते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हो गए। बट इस्लाम एक्चुअली एट इट्स कोर वाज रियली अबाउट इखलाकियात, पैटर्न्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट। So respect is one of also very important elements of a relationship. When a man feels disrespected in a relationship, you are basically emasculating him, meaning कि आप उसको उसकी जो मर्दानगी की कोर है उसके ऊपर चैलेंज कर रही हैं, यानी उसकी जो आइडेंटिटी है आप उसकी कोर को हिला के रख रही हैं। Similarly, disrespect to a woman also shakes her at her core because that makes her feel unprotected. Protection is a very primary need for a woman. Allah Ta'ala ने बनाया ही औरत को ऐसे है. She has to feel protected by her husband in that marriage. The marriage should make her feel protected. So disrespect, अब उसमें आप abuse को ले आए, उसमें आप even this is disrespect. If you have affairs, that is disrespectful to your wife, that is disrespectful to your marriage. So any behavior that is disrespectful to your spouse is going to cause major harm in your relationship. When you are disrespectful to the other person, what that tells someone like me who is a keen observer of human behavior, and you can ask any psychologist also, that people who are disrespectful to others are actually people who lack respect for themselves. So vice versa, people who have a lot of self-respect, healthy self-respect, they will not disrespect others. ये natural है, बिल्कुल पक्की चीज़ है ये, क्योंकि जो इंसान की अंदर अपनी self-respect होगी वो अगले को उसी तरह ट्रीट करेगा जैसे वो खुद ट्रीट होना चाहता है. So people that are disrespectful are people that don't have self-respect. So maybe consider that when you are trying to disrespect the other person. Negative financial behaviors is another very important toxic element in marriages. Couples जो आपस में finances के ऊपर
बहुत ज़्यादा फाइट होती है उनकी। और जो मैंने देखा है which leads to a lot of resentment is when both parties have agreed कि हम अपनी ज़िंदगी के फाइनेंसेस इस तरीके से चलाएंगे और उनमें से एक पार्टनर रिपीटेडली उस अग्रीमेंट को ब्रेक करता जाता है, you know, they keep on going against that agreement. They show disrespect towards, number one, what was mutually agreed upon, and number two, they show lack of concern and care for the family's future. So एक दफ़ा पहले बैठ के decide करें how you are going to handle the family finances, and once it is decided, both parties should stick to it. ये agreements को आपको इस तरह treat करना चाहिए जैसे एक बहुत important contract होता है जिस पे हम अंगूठा लगा के या sign करके अपनी रजामंदी show करते हैं. Maybe even write it down so that you have it as a record, not to throw in the face of the other person down the road, but as a reminder. क्योंकि जो चीज़ हम लिख के साइन करते हैं वो टिपिकली हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखती है. कॉन्स्टेंट स्ट्रेस. देखिए ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, कई दफ़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेसेस और चैलेंजेस आ जाते हैं. किसी की जॉब चली गई, किसी का कुछ हो गया. वो पीरियोडिक चैलेंजेस तो एक्चुअली when couples go through them together, that actually is very healthy for a relationship, that deepens the love, it deepens the bond. लेकिन अगर आपको ये महसूस होता है कि this marriage or this relationship is a constant source of stress, it constantly creates anxiety in you or in your life, then this is a sure shot sign that you are in a toxic relationship. Then there is another sign which a lot of people miss, and that is when you start ignoring your own needs. What do I mean by that? हम में से कुछ लोगों की tendency होती है that we are people pleasers. We are not taught to protect our own boundaries. So when we go into a marriage or a relationship, in order to avoid discomfort or conflict, we immediately start compromising on our own needs. यानी हम फौरन sacrifice करना शुरू कर देते हैं ताकि दूसरे बंदे को हम प्लीज कर सकें, हम उनसे वैलिडेशन ले सकें या हम उनका अप्रूवल विन कर सकें. When you do that on a consistent basis, eventually this will create a lot of resentment in you. You will become resentment and angry, और दूसरा बंदा completely unaware होगा. They will be taken by surprise if you burst out in anger one day because they are thinking ये तो बहुत खुशी खुशी ये सब कुछ कर रही हैं या कर रहे हैं. So please understand that pleasing behavior is also very toxic because it leads to ignoring your own needs, which then leads to resentment and anger. Loss of other relationships. For example, if you're realizing that you can no longer be with the friends that you really enjoyed being with, or you have been forced to let go of certain relationships you had in your life, then this is a sign that this relationship is toxic. और यहाँ पे मैं एक pause लेके ये कहना चाहती हूँ, one of the most painful things I have seen is that हमारे society में जब लड़की की शादी होती है तो ये समझ लिया जाता है कि अब ये हमारी प्रॉपर्टी है. अब हम डिसाइड करेंगे कि ये उन माँ बाप से जिन्होंने इस बच्ची को जन्म दिया, पाला पोसा, जवान किया और शादी करके आपके हवाले किया, अब हम डिसाइड करेंगे कि ये उनसे मिल सकती है, किस फ्रीक्वेंसी पे मिल सकती है, कब मिल सकती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू डू दिस यू आर चैलेंजिंग अल्लाह ताला, क्योंकि ये रिश्ते अल्लाह ने उसके बनाए हैं और उसको पूरा हक दिया है कि वो ताउम्र इन रिश्तों को निभाए और इन रिश्तों को एंजॉय कर सके. आपने शादी करके उस लड़की को खरीद नहीं लिया, ना ही आप उसके मालिक बन गए, ना ही वो आपकी गुलाम है. इस्लाम डज नॉट बिलीव इन एनी ऑफ दैट. उसका अभी भी उतना ही हक है अपने माँ बाप पे जितना आपका अपने बेटे पर हक है या बेटे का अपने माँ बाप पर हक है. द बहू डज नॉट एक्सेप्ट दीज. इस्लाम डज नॉट से कि बहू को अपने ससुरालियों को अब माँ बाप के तौर पे एक्सेप्ट करना है. इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये है कि जो जिसकी औलाद है वो ताउम्र उसी की औलाद रहेगा, शादी जिससे मर्जी हो. आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देखें, हजरत फातिमा की मिसाल देखें, किस तरह से वो अपने वालिद से मिलती थी एंड तक. सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दिस बिहेवियर, बिकॉज जब आप अपने स्पाउस को उसकी वो रिलेशनशिप्स दैट यूज्ड टू गिव देम सपोर्ट, when you start interacting with them or you start interrupting them, you are actually damaging your own relationship. और इसमें basically the only time somebody does that, they are an insecure personality.
So please take a look at yourself, अपने अंदर झांक के देखें कि ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आपको एक ह्यूमन बीइंग को ऐसे कंट्रोल करने का की नीड आपके अंदर पैदा हो रही है, ऐसी ज़रूरत आपके अंदर पैदा हो रही है कि आप एक और जीते जागते ह्यूमन बीइंग को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो कोई गुड्डा या गुड्डी हो. दे आर नॉट, दे आर लाइव, दे हैव इमोशंस, और इसका जवाब हमें देना पड़ेगा अल्लाह ताला को बाद में. मेक नो मिस्टेक ऑफ दैट. दिस इज इन हुकूकुल इबाद. Walking on eggshells. Unfortunately, this is something I have also experienced. आप एक ऐसी अगर रिलेशनशिप में हैं where you feel that you are constantly walking on eggshells, यानी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है कि अगला बंदा इतना ज़्यादा ड्रामेटिक है, they can erupt at any time and there is no prediction why they would erupt. कि किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ उनको, it can set them off, it can trigger them, you have no clue. That means you are definitely in a very toxic relationship, and perhaps seek counseling for that person. Maybe they are bipolar. A lot of people go undiagnosed their whole lives, but it could be fixed with a very simple pill that a psychiatrist can prescribe to them. A lot of drama. There are some relationships that are very dramatic. हर वक्त drama चल रहा होता है. It's either because of one person or both people are that way. When it is because of one person, typically the other person starts to shut down because इतना ड्रामा कोई अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता. The person who is creating a lot of drama must recognize that they are addicted to adrenaline, which creates, when you are creating a dramatic moment में feelings intense हो जाती हैं, गुस्सा भी intensity से चलता है. When they love with intensity. It's like either here or here. When they're excited, they're very excited. When they're down, they're very down. So they are typically junkies of adrenaline because those spikes in drama create the spikes in adrenaline. They need professional help. उनको खुद तो पता नहीं चल रहा होता क्योंकि their body is used to it. The other person is suffering a lot. It creates physiological harm and damage on the other person who is having to deal with all this. Typically, dramatic relationships are also codependent relationships कि आपको बहुत अजाब भी लगती है relationship but आप छोड़ भी नहीं सकते. You're addicted to each other in some way. That's a codependent relationship. So these are some of the signs that will show to you, if these are true, that you are in a toxic relationship. Now what do we do about it? अगर आपके अंदर आपने देखा इसमें 2-3 आपको नजर आए signs. First of all, जो मैंने चीज़ कही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ डू नॉट लूज होप. जस्ट बिकॉज यू हैव दीज साइंस, हर एक की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ साइंस होते हैं. अनलेस यू हैव टेकन रिलेशनशिप कोर्सेज बिफोर हैंड, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव in long-term relationships. So number one, I would advise, please find a good marriage therapist or a relationship therapist and go into therapy together as a couple. Ideally, if one partner is not agreeing to go, it is still helpful for the other partner to go because you will learn how to cope with the issues better. Number two, what you can also do is, आजकल online की दुनिया में there are so many resources that you can use. There are courses on happy relationships, how to create happiness in long-term marriages. बहुत ज़्यादा online courses भी available हैं. Maybe that's something you can take as a couple because you can take this in the privacy of your own home. Again, best preferred if you can take it together as a couple. If not, then you can take it separately, individually. Number three, I would say, and this is, I say it with caution, that you can also get advice from someone who is really wise. Now, what is the criteria to pick that someone? Make sure that they have been in a happy marriage for at least 10 years, if not more. So, advice हमेशा उस शख्स से लें जो जिस field में आप advice लेना चाह रहे हैं, they are at the level of mastery in that. ऐसी advice किसी से मत लें जो खुद भी एक dramatic और toxic relationship में है and they don't know how to fix it and then they're giving you advice. Please do not do that. Either you go to a professional. If not a professional, maybe you seek advice from an elder or a friend, making sure that they have the background, they have the knowledge, they have the experience
to give you the advice that is actually going to help you. I am not at all a fan of people that just go to religious advisors because उनको ये लगता है क्योंकि ये religion में बहुत knowledgeable है तो ये relationship में भी मुझे बहुत अच्छी advice देंगे. No, they have to have a very happy marriage, whether they are even religious or not, or maybe not even Muslim. They could be non-Muslim. But if they have a happy long-term marriage, then yes, you can get advice from them. So I hope this video was helpful, and inshallah, may Allah Ta'ala help you in improving your relationship.